हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2023 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था, 7 मई 2023 को। यहाँ हम पेपर का कोड F6 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन और उनका डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए थे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51। ये क्वेश्चन एस ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason R. ओके, तो एक आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक है assertion A और दूसरा है रीजन R। देखिए क्या कहते हैं दोनों स्टेटमेंट्स। assertion A कह रहा है metallic sodium dissolved in liquid ammonia giving a deep blue solution which is paramagnetic. ओके, मतलब जब मेटलिक सोडियम को हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो वहां से एक डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है जो कि पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, अब इसका रीजन आर क्या दे रखा है। द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, यानी कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, ये हुआ है अमाइड के फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, अब आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इन दोनों स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से सही आंसर को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अब इसका आंसर और इसका हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू, यानी कि assertion ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। अब इसको समझते हैं कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑन डिसॉल्विंग अल्कली मेटल्स और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया a deep blue solution is developed due to ammoniated electron which absorbs energy in visible region of light and imparts blue color. Due to the unpaid electron the solution is paramagnetic. Okay, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम अल्कली मेटल्स को, या जैसे हम यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो एक डीप ब्लू सॉल्यूशन डेवलप होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्यों डेवलप होता है। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होगा, अमोनिया के साथ जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रीजन ऑफ लाइट में और उसी की वजह से ब्लू कलर इम्पार्ट होगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी के कारण सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो अगर हम इसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो अगर हमारे पास मेटल M है और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड अमोनिया में जब उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को हम x प्लस वाई से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ x प्लस वाई का क्या मतलब है कि x मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मेटल के साथ कंबाइन करके, मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो मेटल आयन के साथ कंबाइन करके मेटल अमोनिया कॉम्प्लेक्स MnH3x प्लस बना लेंगे। और जो अमोनिया के Y मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस मेटल के द्वारा रिलीज किए गए इलेक्ट्रॉन को गेन करके अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ई अमोनिया वाई माइनस बना लेंगे। तो यहाँ पे जब मेटल को लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक तो मेटल अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनेगा और दूसरा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, सो एसर्शन इज करेक्ट, यानी एसर्शन जो स्टेटमेंट दे रखा था वो बिल्कुल सही है। क्यों, बिकॉज ऑल अल्कली मेटल्स गिव डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। सारे के सारे अल्कली मेटल्स जो हैं वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखते हैं रीजंस। जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो गलत कैसे है। क्या कह रहा है देखिए, बट द रीजन इज इनकरेक्ट। रीजन इनकरेक्ट है, क्यों, बिकॉज डीप ब्लू सॉल्यूशन अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो रीजन दे रखा था कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन अमाइड की वजह से होता है, वो गलत है। डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो अपीयर होता है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण होता है। इसका मतलब ये हो गया कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, और करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन नंबर 51 का वो होगा टू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की।
क्वेश्चन नंबर 52 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0210 ohm inverse centimeter inverse and the resistance of the cell containing the solution at 25 degree Celsius is 60 ohm. The value of cell constant is। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर KCl का एक सेंटीमोलर सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 0.0210। ठीक है, और उस सेल की जो सॉल्यूशन के अंदर है वो सेल की रेजिस्टेंस भी आपको दे रखी है 60 ओम। आपको बताना है जो इस सेल का सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। अब आपके पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं जरा देखिए। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन 3.28 सेंटीमीटर इनवर्स, सेकंड ऑप्शन 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स, थर्ड ऑप्शन 3.34 सेंटीमीटर इनवर्स, फोर्थ ऑप्शन 1.34 सेंटीमीटर इनवर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट फॉर द गिवन सेल। अभी कैसे आया तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। वी नो दैट द कंडक्टिविटी, conductance or resistance and the cell constant are related to each other as follows। यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी सेल के लिए जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस है और सेल कांस्टेंट है, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब हम जानते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आपको कंडक्टिविटी की भी वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की भी वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा। तो जैसा कि गिवन है सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, दैट इज मोलैरिटी है m/100 और 0.01 m। कंडक्टिविटी k कितना है 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस r कितना है 60 ओम। तो हमारे पास कंडक्टिविटी कप्पा क्या हो जाएगा L/A सेल कांस्टेंट इनटू 1/r। सो L/A सेल कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है। कप्पा कितना दे रखा है 0.0210 और r कितना है 60, तो 1/60 हो जाएगा। L by A आपको कैलकुलेट करना है तो 0.0210 into 60 that comes out to be 1.26 centimeter inverse। Hence the correct answer of this question is option 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 53 की जब हम बात करें, 53 क्वेश्चन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इक्वल टू K A to the power 2 and B to the power 1 when the initial concentration of A is tripled keeping the concentration of B constant the initial rate would। यानी आपसे कह रहा है कि आपके पास कोई एक सर्टेन रिएक्शन है जिसका रेट लॉ लिखा जा रहा है रेट इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। अब आपसे कंडीशन कही गई है कि जब आप ए की कंसेंट्रेशन को, ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन को ट्रिपल कर देते हो, 3 टाइम्स कर देते हो, बी की कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए, तो इनिशियल रेट में क्या चेंज आएगा। आपके पास ऑप्शन है इट विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 और डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2, यानी कि द रेट ऑफ द इनिशियल रेट वुड इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। अभी कैसे होगा इसको देखिए। तो जैसा कि आपके सामने दे रखा है एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करें तो रेट क्या दे रखी है, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 1। अब आपको क्वेश्चन में ही कहा गया है कि इफ a is tripled and b is kept constant then the new rate is। जब आप b को कांस्टेंट रखते हो, a को ट्रिपल करते हो तो क्या हो जाएगा नई रेट। तो हम क्या लिखेंगे r डैश क्या हो जाएगा k a डैश की पावर 2 और b की पावर 1, यानी नई रेट क्या आएगी r डैश, रेट कांस्टेंट k ही रहेगा। a की कंसेंट्रेशन अब आप a डैश कर रहे हो और पावर 2 एज इट इज रहेगी, b की पावर 1 रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम a डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं तो r डैश इक्वल टू के, यहाँ हो जाएगा 3a की पावर 2 एंड b की पावर 1। r डैश इज इक्वल टू के, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसको आगे ले लेते हैं के a स्क्वायर b1। और ये जो के a स्क्वायर b1 क्या है, ये इनिशियल रेट था, तो r डैश आ जाएगा 9r। मींस द न्यू रेट will increase by a factor of 9 and the correct answer is option 2। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपके पास। यहाँ पे ऐसे भी आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं
कि रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसेंट्रेशन की पावर 2 है, तो आप कंसेंट्रेशन को 3 टाइम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाएगी, कीपिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट। ओके, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी सॉल्व करके बता दिया कैसे होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए जरा इसे ध्यान से, ये क्वेश्चन एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। देखिए आपके सामने एक रिएक्टेंट दे रखा है जिसमें एक बेंजीन रिंग भी है और एक साइक्लोहेक्सेन रिंग भी है और आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर। आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं जिंक Hg और कंसंट्रेट HCl के साथ। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ए बन रहा है, साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। आपको बताना है प्रोडक्ट ए क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि जो ऑप्शन 4 में प्रोडक्ट बनाया गया है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट्स कि जो रिएजेंट यहाँ पे गिवन है जिंक Hg और कंसंट्रेट HCl, ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है, ये आपको क्या बता रहा है। तो जिंक Hg और कंसंट्रेट HCl आपको ये बता रहा है कि आप क्लीमेंशन रिडक्शन करवा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट कौन है, कीटोन है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे और जिंक Hg और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन होने से जो C डबल बॉन्ड O है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हैं, दोनों के दोनों ही CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 में क्या किया गया, ऑप्शन 1 में दोनों को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाया गया, इसलिए दोनों गलत हैं। सेकंड में क्या किया, दोनों को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बनाया गया, ये भी गलत है। थर्ड में रिड्यूस करके क्या किया गया, CH2 तो बनाया गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे साइक्लिक रिंग के बाहर 2 कार्बन है, इधर भी बेंजीन रिंग के बाहर 2 कार्बन है, लेकिन इधर 1 कार्बन ही किया गया। इसलिए थर्ड ऑप्शन में रिडक्शन तो सही किया गया लेकिन नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए, 1 कर दिए, जबकि 2 थे। और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग के बाहर भी आपके पास 2 कार्बन है और साइक्लोहेक्सिल रिंग के बाहर भी 2 कार्बन है, इसलिए आपके पास प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन बनेंगे। यहाँ जो C डबल बॉन्ड O था वो CH2 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो C डबल बॉन्ड O था वो CH2 में कन्वर्ट हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, 4। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने अभी कहा द गिवन रिएक्शन इज क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। ये आपके पास रिएक्टेंट है जिंक Hg और कंसंट्रेट HCl के साथ आपने रिएक्शन करवाई, तो प्रोडक्ट ए जो होगा उसकी करेक्ट स्ट्रक्चर है जो ऑप्शन 4 में दे रखी है। दोनों एथिल दोनों कार्बन यहाँ पे हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे दोनों कीटोन एंड यू विल गेट एथिल एज अ प्रीफिक्स as a substituent for this cyclohexyl as well as ethyl as a substituent for this benzene ring, and this is the correct structure of product A. Hence the correct structure of product A is given in option 4. तो correct answer क्या हो जाएगा, option 4. Okay students, अब हम आगे बात करते हैं next question की। क्वेश्चन नंबर 55 सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया, कैटलिस्ट टॉपिक से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस का कौन सा एग्जांपल है, यानी आपके पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक ही एग्जांपल है जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस का है, बाकी सभी हेटेरोजेनस कैटालिसिस के एग्जांपल नहीं है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैटलाइज्ड बाय H+ आयन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। यानी जो थर्ड वाला ऑप्शन कह रहा है कि डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन जो है वो हेटेरोजेनस कैटालिसिस है। यानी कि 1, 2 और 4 जो हैं वो हेटेरोजेनस कैटालिसिस नहीं है, वो होमोजेनस कैटालिसिस है। तो एक बार हम अच्छे से समझते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या होता है और कैसे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है और 1, 2 और 4 कैसे करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो जैसा कि मैंने भी कहा, इन हेटेरोजेनस कैटालिसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, reactants and catalysts are present in different phase, while in homogeneous catalysis reactant and catalyst are present in the same phase. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए
होमोजीनस कैटालिसिस, होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब होती है प्रॉपर्टीज, और ऐसा कैटालिसिस जहां पे रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है उसको होमोजीनस कैटालिसिस कहेंगे, और जहां पे रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट है, उसे हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आप शुगर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन के सॉल्यूशन में, जैसे आपने लिया C12H22O11, तो यहाँ से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स भी एक्वा सॉल्यूशन में है, लिक्विड स्टेट में है, और H प्लस आयन भी लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन फेज में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होमोजेनस कैटालिसिस। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की रिएक्टेंट्स भी लिक्विड स्टेट में है एक्वा सॉल्यूशन में, और H प्लस आयन भी एक्वा सॉल्यूशन में है, इसलिए होमोजेनस कैटालिसिस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ओजोन से आप कन्वर्ट कर रहे हो डाइऑक्सीजन, और ये रिएक्शन हो रही है NO की प्रेजेंस में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ओजोन गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी गैस है, अगेन रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में है, तो एग्जाम्पल 2 जो है, यानी जो सेकंड ऑप्शन भी है, वो भी होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। अब आगे देखिए, अब जब हम थर्ड रिएक्शन की बात करें, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद reacts together in presence of Fe solid to give ammonia। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो गैसियस फेज में है, लेकिन यहाँ पे Fe सॉलिड है, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन Fe जो सॉलिड एज अ कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, उसकी सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल आके रिएक्ट करेंगे। तो ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है, बिकॉज द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। कैटलिस्ट तो सॉलिड फेज में है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में है। ओके, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, SO2 plus half O2 in presence of NO gas gives 2SO3। तो आप देख सकते हैं NO is a catalyst, it is present in gaseous state, SO2 and O2 are the reactant, they are also present in gaseous state, और जब आपके पास reactants और catalyst same physical state में है, तो हम कहेंगे ये homogeneous catalysis का example है। Hence the correct answer of this question is option 3। Okay students, अब हम आगे बात करते हैं next question की, question number 56। क्वेश्चन नंबर 56, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 18 ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज जीरो ग्रुप से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। और क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। आपके पास दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पहला है असर्शन ए और दूसरा है रीजन आर। असर्शन ए क्या कह रहा है, हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। ओके, यानी हीलियम को हम यूज करते हैं डाइविंग एपरेटस के अंदर ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए। रीजन आर क्या कह रहा है, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, कि हीलियम की O2 के अंदर हाई सॉल्युबिलिटी होती है। अब आपको बताना है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि जो आपके पास ऊपर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनके रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब हम इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। अब जरा देखिए कैसे, हीलियम इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। यानी हीलियम को हम डाइल्यूएंट की फॉर्म में यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए मॉडर्न डाइविंग एपरेटस में, क्योंकि इसकी ब्लड के अंदर बहुत ही लो सॉल्युबिलिटी होती है। तो असर्शन बड़ा क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम रीजन की बात करें तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हेंस असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन क्या है, फॉल्स, क्योंकि हीलियम की ऑक्सीजन के अंदर लो सॉल्युबिलिटी है, ब्लड के अंदर लो सॉल्युबिलिटी है, हाई सॉल्युबिलिटी नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि रीजन ये है कि इसको यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर इसकी लो सॉल्युबिलिटी है, ना कि O2 के अंदर इसकी हाई सॉल्युबिलिटी है। ओके, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज not having 8 electrons around central atom in its outermost shell is। आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, कुछ स्पीसीज दे रखी है, आपको बताना है ऐसी कितनी स्पीसीज का नंबर है जिनके आउटरमोस्ट शेल में, जिनके सेंट्रल एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, नॉट पूछा है,
यानी कि जिनका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या ऑक्टेट एक्सपेंडेड है। आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं NH3, AlCl3, BeCl2, CCl4 एंड PCl5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 1 एंड 3। तो सही आंसर है 4, यानी कि 3 स्पीसीज ऐसी हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हमारे पास टोटल 5 स्पीसीज दे रखी है। हम पांचों स्पीसीज की इंडिविजुअल बात करते हैं। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्पीसीज में ऑक्टेट कंप्लीट है और किस में कंप्लीट नहीं है, या तो इनकम्प्लीट है या एक्सपेंडेड है। ओके, तो देखिए एक एक करके हम सारे ऑप्शंस में जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनकी बात करें। सबसे पहला मॉलिक्यूल है NH3। हम अच्छे से जानते हैं इसकी पिरामिडल शेप होती है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का मतलब हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन एटम के अराउंड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सेकंड है AlCl3। यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन टाइप होगा, ट्राइगोलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर हैं। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्यूमिनियम एटम के अराउंड, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके एल्यूमिनियम इस मॉलिक्यूल में AlCl3 मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। तो एक स्पीसीज तो हो गई AlCl3। अब बाकियों की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है बेरिलियम एटम के अंदर और इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। और आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेरिलियम एटम के अराउंड। इसमें भी बेरिलियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। तो फर्स्ट स्पीसीज हो गई AlCl3 जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेकेंड हो गया BeCl2 जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सेंट्रल एटम के अराउंड। फोर्थ है CCl4। आप देख सकते हैं कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन एटम हो गया 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, अब आगे देखिए PCl5। PCl5 में फास्फोरस पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिस वजह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड फास्फोरस एटम। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये सुपर और हाइपर वैलेंट स्पीसीज है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 3 स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फर्स्ट AlCl3, सेकंड BeCl2 और थर्ड PCl5। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल देंगे, hence amongst the above species the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost shell is 3। कौन कौन है वो, AlCl3, BeCl2 and PCl5। therefore the correct answer is option 4 which says 3। okay students, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 58 अगेन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टॉपिक से एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज of molecular orbitals of N2 molecule is। N2 molecule जो होता है उसके लिए जो molecular orbital होते हैं उनकी energies का correct order क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाई 2px इक्वल टू पाई 2p2 लेस देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz लेस देन पाई 2px, पाई 2py लेस देन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py इक्वल टू है। यहाँ पे मैं एक बार बाकी ऑप्शन भी रीड आउट कर देता हूँ, फिर मैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ। थर्ड ऑप्शन है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, पाई 2px, पाई 2py लेस देन pi star 2px, pi star 2py less than sigma 2pz and sigma star 2pz। And fourth option है sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py equal to sigma 2pz less than pi star 2px equal to pi star 2py and less than sigma star 2pz। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि जो फोर्थ में ऑर्डर दे रखा है वो बिल्कुल सही है। अभी कैसे सही है एक बार उसकी बात करें तो देखिए ध्यान से, आपने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अच्छे से पढ़ रखा है। फॉर द मॉलिक्यूल्स लाइक B2, C2, N2 etc,
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एज फॉलोज। यानी जब तक आपके पास वैलेंस शेल में मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जैसे आप B2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो या C2 की कर रहे हो या N2 की कर रहे हो, इन सभी के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। फिर जो पाई 2px और पाई 2py वाले जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी इक्वल होती है। उससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2pz की, अगेन ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फिर जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी इक्वल है और सबसे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz की। ठीक है, अब अगर एक बार हम N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देख लें तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे अरेंज रहते हैं। तो देखिए ध्यान से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर और यहाँ पे सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रखे हैं। सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की, ये BMO है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर सिग्मा स्टार 1s की, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फिर सिग्मा 2s की, ये BMO है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर सिग्मा स्टार 2s की, ये ABMO है। फिर पाई 2px पाई 2py की एनर्जी इक्वल है और इनसे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2pz की। ये तीनों ही क्या है? BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम है और सबसे ज्यादा एनर्जी है पाई स्टार 2p सिग्मा स्टार 2pz की। ये तीनों के तीनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ओके, तो ये जो सीक्वेंस आपके सामने दे रखी है, ये दे रखी है ऑप्शन 4 में। तो इसका मतलब हो गया हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कार्बन फैमिली से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, मैचिंग बेस्ड है ये। क्या कह रहा है जरा देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिखे हैं और लिस्ट 2 में उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट कहे गए हैं। आपको मैच करना है कि वो उनकी प्रॉपर्टीज से मैच होते हैं कि नहीं। आपके सामने दे रखे हैं लिस्ट 1 के अंदर कोक, डायमंड, फुलरीन और ग्रेफाइट। लिस्ट 2 में उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जैसे कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है केज लाइक मॉलिक्यूल्स। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको सही मैचिंग को सेलेक्ट करना है। जो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से? पहला ऑप्शन कह रहा है A4 B1 C2 D3। सेकंड ऑप्शन कह रहा है A3 B1 C4 D2। थर्ड ऑप्शन कह रहा है A3 B4 C1 D2 एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है A2 B4 C1 एंड D3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि A का सही मैचिंग है थर्ड, B का सही मैचिंग है फर्स्ट, C का सही मैचिंग है फोर्थ और D का सही मैचिंग है सेकंड। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कोक की। तो कोक क्या है? कार्बन का एक फॉर्म है। इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन कार्बन रिडक्शन मेथड्स इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। जब हम मेटलर्जिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं, वहां पे जब हमें रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करना होगा तो हम कार्बन रिडक्शन मेथड जितने भी हैं वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हम कोक को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया कोक के बारे में, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। दूसरा है डायमंड। डायमंड क्या है? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का, जिसके अंदर एवरी कार्बन एटम में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, यानी कि इसमें एवरी कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पे कही है। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन विच ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp3 hybridization and linked to 4 other carbon atoms by using hybridized orbitals in tetrahedral fashion. ओके, अब आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करें, बकमिंस्टर फुलरीन contains 6 membered hexagonal rings and 5 membered pentagonal rings, hence it is a cage like molecule। अगर हम फुलरीन की बात करें या बकमिंस्टर फुलरीन की बात करें तो उसमें 6 मेंबर्ड हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और 5 मेंबर्ड यानी कि पेंटागोनल रिंग्स होती हैं और वो एक केज लाइक मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट एक बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है, स्लिपरी नेचर का होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो लेयर होती हैं लेयर लाइक स्ट्रक्चर है और वो लेयर्स के बीच में आपस में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और क्योंकि ये सॉफ्ट है,
स्लिपरी नेचर का है, इसलिए इसको ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है मशीन्स के अंदर जो कि हाई टेम्परेचर पे वर्क करती हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि ग्रेफाइट इज अ वेरी सॉफ्ट सॉलिड एंड स्लिपरी इन नेचर because graphite layers are bonded with weak van der Waals force of attraction. Hence, it is used as a dry lubricant in machines running at high temperature. Okay, इसका मतलब हो गया जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन pyridine रेस्पेक्टिवली आर। हालांकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको pyridine की स्ट्रक्चर नहीं आती है तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए फिर मॉडरेट या टफ भी हो सकता है। वैसे आप पेरिडीन की स्ट्रक्चर आप बहुत बार यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इसकी बात करते हैं, तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन ही कहा जाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन क्या है? 1230, 1131, 1221 एंड 1120। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि आपके पास पेरिडीन मॉलिक्यूल के अंदर 11 सिग्मा बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं और 1 लोन पेयर है। अब कैसे? तो सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने कहा, पेरिडीन की स्ट्रक्चर ही मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पेरिडीन की स्ट्रक्चर बनाई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं पेरिडीन की स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन एटम है, 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 5 हाइड्रोजन एटम है और एक लोन पेयर है। आपने कई बार इसका फॉर्मूला भी यूज किया होगा स्टूडेंट्स, C5H5N। तो आप देख सकते हैं कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और नाइट्रोजन है 1 एटम जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करें सिग्मा बॉन्ड्स की, तो आप देख सकते हैं ये जो सिग्मा बॉन्ड्स जो इस रिंग के अंदर हैं, जो कार्बन और नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स तो रिंग वाले हो गए। फिर उसके बाद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको देखिए, तो 1 2 3 4 और 5, तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स जो रिंग वाले हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड्स जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 6 प्लस 5 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 11। पाई बॉन्ड्स कहाँ कहाँ हैं? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो दो तरह के डबल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं? 3। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। जब हम बात करें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन एटम है, उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि है 1। तो आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, और करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो है 2, यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स हैं टोटल 11, पाई बॉन्ड्स हैं 3 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस वीडियो में नीट 2023 के जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, उन सभी का आंसर, एक्सप्लेनेशन और उनका डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, ये सब कुछ आप यहाँ पे डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।